बड़े ऐलान किए हैं। इसमें किसानों के लिए दो बड़े ऐलान हैं। पहला तो ये कि 30,000 करोड़ का एक फंड बनेगा जो किसानों को आवंटित किया जाएगा अलग अलग बैंकों के जरिए, ताकि रबी फसल की तैयारी ठीक तरीके से की जाए और आगे खरीफ की बुआई की तैयारी की जाए। इसके अलावा सस्ते ब्याज पर कर्ज देने का भी ऐलान किया गया है। 2 लाख करोड़ का आवंटन उस मद में किया गया है। ये कितनी बड़ी राहत की बात होगी, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। बड़ी संख्या में किसान भाई हमें इस वक्त देख रहे होंगे, तो उनके लिए जानना ये ज़रूरी है कि उनके लिए वित्त मंत्री के पिटारे से क्या निकला है। तो आपके लिए ये निकला है कि आपको 30,000 करोड़ का फंड आपके लिए आवंटित किया गया है, जो अलग अलग कोऑपरेटिव बैंकों के जरिए आप तक पहुंचेगा। और ये इसलिए किया गया है ताकि आप रबी फसलों की मार्केटिंग की व्यवस्था कर पाएँ। इसके लिए आप बैंकों से पैसा ले पाएँ और ख़रीफ की तैयारी के लिए, खाद के लिए, बीज के लिए, इन तमाम चीज़ों के इंतजाम आप कर पाएँ ठीक से। इसके लिए बंदोबस्त किया गया है। इसके अलावा एक बंदोबस्त आपके लिए और किया गया है, वो ये कि आपको सस्ते ब्याज पर कर्ज भी मिलेगा। अगर आपको खेती का सामान खरीदना है, कुछ और इक्विपमेंट खरीदने हैं खेती करने के लिए, तो उसके लिए आपको सस्ते ब्याज पर कर्ज मिलेगा। खेती में जो भी आपका खर्च आएगा उसके लिए अगर आप लोन लेते हैं तो उसके लिए 2 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। यानी आपको पैसे की दिक्कत नहीं होगी खेती करने के लिए, बहुत ही सस्ते ब्याज पर आपको लोन देने का प्रावधान आज किया गया है। दो बड़े ऐलान ये किसानों के लिए आज वित्त मंत्री ने किए हैं। इसका कितना फ़ायदा होगा ग्राउंड पर, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। और साथ ही क्या किसानों के लिए अभी के हालात में यही दो फैसले होने चाहिए या कुछ और होने की ज़रूरत थी, इस पर भी हम आगे आपको बताएंगे डिटेल में और जानने की कोशिश करेंगे कि आज के ये ऐलान कितने अहम ऐलान हैं और इसका दूरगामी इम्पैक्ट क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और चलिए, तो ये महत्वपूर्ण खबर है। इसके अलावा कुछ और बड़े ऐलान हुए हैं जिस पर हम डिटेल में 6 बजे एक खास कार्यक्रम करेंगे, जिसके जरिए आपको डिटेल में माइग्रेंट लेबर के लिए, ट्रैवल के लिए और हाउसिंग के लिए क्या कुछ ऐलान हुए हैं, इस पर आप डिटेल में हम आपको 6 बजे बताएंगे। बड़े एक्सपर्ट हमारे साथ होंगे बिल्कुल आसान भाषा में आपको एफएम के ऐलान को समझाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अब आज के मार्केट में क्या हो रहा है। और एक महत्वपूर्ण खबर ये आई है कि WTI क्रूड की एक्सपायरी को लेकर और कीमतों को लेकर के अमेरिका के जो कमोडिटी मार्केट के रेगुलेटर हैं उन्होंने एक चेतावनी जारी की है एक्सचेंज को, मेंबर ब्रोकर्स को और क्लियरिंग कॉरपोरेशन को। ये आगाह किया है कि माइनस प्राइसिंग के लिए, नेगेटिव प्राइसिंग के लिए भी तैयार रहें। और अगर नेगेटिव प्राइसिंग होती है तो जो भी तरीके अपनाए जाते हैं एक्सचेंज की तरफ से, उन तरीकों को अपनाने के लिए तैयार रहने की चेतावनी यूएस के रेगुलेटर ने दी है। ये खबर हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एमसीएक्स पर जो कच्चे तेल की ट्रेडिंग होती है वो WTI क्रूड के आधार पर होती है। और आपको याद होगा कि पिछले महीने जब एक्सपायरी हुई थी एमसीएक्स पर तो माइनस में हुई थी, क्योंकि WTI क्रूड का भाव माइनस में चला गया था। इसको लेकर काफ़ी विरोध भी हुआ, काफ़ी हंगामा भी हुआ कि माइनस में, पहली बार इतिहास में हुआ था कि माइनस में एक्सपायरी हुई। तो इसीलिए हमारे लिहाज से भी, हमारे एक्सचेंज पर जो क्रूड का ट्रेड होता है उसके लिए भी ये बहुत अहम खबर है कि वहां पर जो वार्निंग जारी की गई है, क्योंकि उसका सीधा कनेक्शन इंडियन कमोडिटी मार्केट से है। हमारे साथ किशोर नारने हैं इस पर बातचीत करने के लिए, मोतीलाल ओसवाल के। किशोर जी, इस चेतावनी को आप किस तरह से देख रहे हैं? आई थिंक ये मैं देखता हूं कि रेगुलेटरी डिस्क्लोजर के हिसाब से दिया है। ये चेतावनी बहुत पहले आना चाहिए था, पहले नाइमेक्स से आ ही गया था और अभी अगले एक्सपायरी से पहले CFTC ने डिस्क्लोजर के तौर से एक चेतावनी जारी किया है। और इस बार भी हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डेफिनेटली नेगेटिव में सेटल होगा कि नहीं होगा, हो सकता है नेगेटिव में जा भी सकता है प्राइस। और थोड़ा डिफरेंट ये है कि पिछले बार से कंपैरेटिवली थोड़ा इन्वेंट्रीज कम हुआ वहां पे, तो शायद बोल नहीं सकते हैं, बट चेतावनी बेसिक एक डिस्क्लोजर के तौर से दिया गया। और यहाँ पे एमसीएक्स ने कुछ नया विकल्प भी लाया है कि ऑप्शन विंडो एक ऐसा, अगर नेगेटिव में प्राइस जाते हैं एक्सपायरी डे छोड़ के, अगर नॉर्मल डे में अगर नेगेटिव में जाते हैं, जहां तक एक्सचेंज नेगेटिव में ट्रेड नहीं कर सकते हैं, तो वहां पे एक ऑप्शन विंडो का विकल्प लेके आया है। तो आई थिंक थोड़ा बहुत बेहतर है सिचुएशन पिछले एक्सपायरी से, बट फिर भी फुल प्रूफ तो नहीं है।
जी, मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि क्या यहाँ पर भी कुछ एडवाइजरी जारी कर देनी चाहिए एक्सपायरी से ठीक पहले, ताकि जो क्लाइंट, जो ट्रेडर हैं, जो क्लाइंट हैं, जो ब्रोकर्स हैं, वो अलर्ट पे रहें? एमसीएक्स ने और एमसीएक्स सीसीएल ने दोनों ने एक एडवाइजरी तरीके के जारी कर चुके हैं, उनके वेबसाइट पे है। खास करके नेगेटिव में जाएगा ऐसा उन लोग ने बताया नहीं है, बट बहुत वॉलेटिलिटी है, तो क्लाइंट्स और मेंबर्स सतर्क रहना चाहिए और ड्यू रिस्क मैनेजमेंट मेजर्स लेना चाहिए, ऐसा इन लोग ने एक सर्कुलर एडवाइजरी आप मान लीजिए तो डाला हुआ है। दोनों एमसीएक्स ने भी डाला हुआ है और एमसीएक्स सीसीएल ने भी डाला हुआ है। हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर अपनी राय देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताते हैं कि आज के बाजार में आपको कहां पर कमाई के मौके मिलेंगे, और ये बताने के लिए हमारे साथ सुनंद सुब्रमण्यम है और साथ ही हिमांशु गुप्ता है। आप दोनों का बहुत स्वागत है। हिमांशु जी, क्रूड में तेजी का माहौल है, आज के कारोबार में क्या ट्रेड करना चाहिए? मुझे लगता है कि यहाँ पर क्रूड ऑयल में एक ऑलरेडी अच्छी तेजी बनते हुए हमने देखी है, और काफी हद तक ये जो कल हमने देखा कि यहाँ पर जो वीकली इन्वेंट्रीज आई, वो काफी वीक्स के बाद यहाँ पर ऐसा हुआ कि वहाँ पर जो वीकली इन्वेंट्री है वो गिरावट के साथ वहाँ पर देखने को मिली। उसके चलते हमने देखा कि थोड़ा सा यहाँ पर कीमतों में तेजी बनी रही। बट साथ ही साथ अगर ओपेक की मंथली रिपोर्ट देखें और आईईए की जो मंथली रिपोर्ट आई है, वो दोनों ही रिपोर्ट इस तरफ इंडिकेट कर रही हैं कि यहाँ पर रिकॉर्ड डिमांड जो है वो कम हो सकती है इस पूरे साल में, और इसका दबाव मुझे लगता है कि हायर लेवल्स पर, क्योंकि अब ऑलरेडी हम निचले स्तरों से काफी अच्छी एक रिकवरी देख चुके हैं, तो मुझे लगता है कि 26 से 27 डॉलर के आसपास, जो कि करंट भाव ही है लगभग, यहाँ पर एक अच्छा, मुझे लगता है कि एक रेजिस्टेंस और सप्लाई बनते हुए देखने को मिल सकता है। इसलिए ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी की अगर बात की जाए तो मुझे लगता है कि करंट लेवल से थोड़ा सा ऊपर अगर 2000-2050 के दायरे में कोई उछाल शाम के सेशन में देखने को मिलता है, तो वहां पर बिकवाली की स्ट्रेटजी बना के चला जा सकता है। 2120 रुपए के ऊपर का मेरा एक पोजिशनल स्टॉप लॉस रहेगा। आज के लिए 1950 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 1950 माफ कीजिएगा, ऑलरेडी प्राइसेस आ चुका है, तो मुझे लगता है 1850 तक के भी लेवल, जो कि मेरा नेक्स्ट लेवल है, वो भी यहाँ पर आते हुए देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये राय है आपकी कच्चे तेल में। और क्रूड में इस पर हालांकि तेजी कम हुई है, 5% से ज़्यादा की तेज़ी थी, अब वो घट कर महज 0.3% की तेज़ी रह गई है। 53 रुपये ऊपर है, 100 रुपये से ज़्यादा दाम बढ़ गए थे। तो धीरे धीरे मार्केट नीचे आ रहा है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी तेज़ी कम हुई है और अभी करीब 2.5 से 3% की मजबूती कच्चे तेल में दिख रही है। अब बात करते हैं गोल्ड की और सिल्वर की। सोने चांदी में आज के कारोबार के लिहाज से सुनंद, आपका क्या व्यू है, और आज शाम के कारोबार में क्या ट्रेड करना चाहिए गोल्ड में और सिल्वर में? अगर बात हम गोल्ड करें तो गोल्ड में भी पॉजिटिविटी दिखाई दे रहा है मार्केट्स में। एक तो फिलहाल तो है कि ग्लोबल मार्केट्स में अभी भी इस बात का चिंता है कि सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 भी देखने को मिलेगा या नहीं देखने मिलेगा, वो अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। उसके वजह से थोड़ा सा अभी भी मार्केट में चिंता जता रही है और थोड़ा सा वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिल रहा है ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में भी, जिसके वजह से मार्केट में काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है गोल्ड प्राइसेस में। और डॉलर में अगर आप देखोगे तो डॉलर इंडेक्स भी काफ़ी मजबूती पर है। तो ओवरऑल देखा जाएगा तो गोल्ड में तेजी का माहौल ही दिखाई दे रहा है। तो 46,200 जो करंट लेवल है, तो वहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हो। और अगर आप नियर टर्म रखना चाहते हो तो 46,400 तक रख लीजिए, और थोड़ा लंबा बैठना चाहते हो तो 46,800 तक रख लीजिए। अगर आप टारगेट वो रहेगा। और अगर आप स्टॉप मेंटेन रखना चाहते हो तो 45,900 पर। अगर बात हम सिल्वर की करें तो सिल्वर भी गोल्ड के साथ काफ़ी अच्छा रैली देखने को मिला है, और आज के दिन में भी हमें थोड़ा सा और अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो फिलहाल तो 43,000 के लेवल पे आप खरीदारी कर सकते हो। 43,300 पर आप टारगेट रख सकते हो, और 42,900 पे आप स्टॉप मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, एक सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ हिमांशु जी। ये तो बात हो गई इंट्राडे की। 155 रुपये ऊपर है गोल्ड, हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दबाव में है गोल्ड का मार्केट, लेकिन अगर पोजिशनल ट्रेड करना हो इस भाव पर सोने में और चांदी में, तो क्या करना चाहिए? जी देखिए, पहले अगर हम पिछले 24 घंटों में जो थोड़ा सा सपोर्टिव यहाँ पर फंडामेंटल्स और गोल्ड के लिए निकल कर आए हैं, उनकी अगर एक बार डिस्कस करें तो मुझे लगता है कि वो बैकड्रॉप में काफी हेल्पफुल रहेंगे।
कल फेड की तरफ से जो स्टेटमेंट निकल कर आया वो क्लियरली ये इंडिकेट करता है कि फेड को चिंता है कि जो कोविड-19 के बाद जो रिकवरी प्रोसेस है वो काफी स्लो रहने वाला है। और साथ ही साथ यहाँ पर जिस तरह से अभी डिस्कशन चल रहा है कि सेकेंड वेव ऑफ जो कोरोना वायरस है वो दोबारा से वो ग्रिप कर सकता है इकोनॉमीज को। तो अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि गोल्ड में जो हमने पिछले 1 से 2 हफ्तों में एक ब्रॉडर कंसोलिडेशन देखा है, उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट यहाँ पर कीमतों में फिर से आते हुए देखने को मिलेगा और कीमतें नए हाई बनाते हुए देखने को मिल सकती हैं। अब अगर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की एक पोजिशनल पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो मुझे लगता है कि 45,500 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ से या यहाँ से कुछ भी छोटी हल्की कोई गिरावट मिलती है, गोल्ड में खरीदारी करके चला जा सकता है। 46,200, 46,300 के ऊपर अगर भारतीय बाजारों में क्लोजिंग बेसिस पर गोल्ड सस्टेन करता है तो मुझे लगता है 47,500 तक के लेवल्स इमीडिएट शॉर्ट टर्म में गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात और मृत्युंजय जी यहाँ पर जो जी बिजनेस के दर्शकों के लिए मैं बताना चाहूंगा कि गोल्ड के प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट्स में 2 हफ्तों से लगभग 1680 और 1720 डॉलर की दायरे में यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये 1720 डॉलर की जो अपसाइड में रेंज है ये टूटती हुई नजर आ सकती है, जिसके बाद यहाँ पर 1750 से 1780 डॉलर की तरफ प्राइसेस में एक बड़ा मूव आते हुए देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये रहा है आपकी गोल्ड में कि गोल्ड में अभी करना क्या चाहिए। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है रवि का, उज्जैन से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। पूछिए रवि। सिल्वर की पूछ रहा हूँ, सिल्वर में क्या लग रहा है? सिल्वर में आप जानना चाहते हैं कि अभी क्या करना चाहिए। बिल्कुल करंट मार्केट प्राइस पर सुनंद, ताजा भाव पर क्या कोई ट्रेड लेना ठीक रहेगा चांदी में? अगर हाँ तो क्या, बाय या सेल? बेशक चांदी में खरीदारी का भी मैं राय दूंगा और 46,000 लेवल बेटर रहेगा। बाय ऑन डिप्स इज ऑलवेज रिकमेंडेड। 46,000 पे आप खरीदारी कीजिए और इमीडिएट बेसिस पे आप टारगेट 46,300 तक रख सकते हो। और अगर आप स्टॉप मेंटेन रखना चाहते हो 45,850, 900 पे लेवल्स पे आप रख सकते हो। ये प्योरली इंट्राडे बेसिस है या फिर कल सुबह तक आप रख सकते हो ये। ठीक है। हिमांशु जी, मेटल में अगर ट्रेड करना हो अभी आज के मार्केट में, तो पूरे बेस मेटल पैक में आपको सबसे अच्छा काउंटर ट्रेड के लिए, इंट्राडे ट्रेड के लिए कौन सा दिख रहा है? मृत्युंजय जी, मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर बेस मेटल्स कॉम्प्लेक्स में ही थोड़ा सा प्रेशर बनता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की बात की जाए तो मुझे लगता है कॉपर एक पर्टिकुलर ऐसा काउंटर है जहां पर थोड़ी सी कमजोरी बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है। एलएमई पे जो इन्वेंट्रीज हैं वो 3 मंथ्स के हाईज पर पहुंच चुकी हैं यहाँ पर। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर 400 रुपए के आसपास यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है। 397, 395 रुपए तक के टारगेट कॉपर में आते हुए देखने को मिल सकते हैं और 402 रुपए के ऊपर का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। ठीक है। कैलाश चंद्र मोदी हैं। अगला सवाल कैलाश चंद्र मोदी का है, सदुलपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए कैलाश जी। सर मैंने कॉपर पे लॉन्ग पोजीशन बनाई है 399.25 में। 399.25 पर आपने लॉन्ग किया है। कितना लॉट? ज्यादा 10 लॉट किया है। 10 लॉट। ठीक है, 10 लॉट किया है। ओके, और मार्केट उसी के आसपास अभी घूम रहा है। 399.20 का लेवल अभी दिख रहा है। कैसा ट्रेड है सुनंद इनका? अभी इनको वेट करना चाहिए क्या? 5-7 रुपए का अपसाइड आप 1 से 2 कारोबारी सत्र में देख रहे हैं कॉपर में? देखा जाएगा तो फिलहाल तो फंडामेंटली कॉपर में भी तो बेरिश ट्रेंड दिखाई दे रहा है नियर टर्म बेसिस पे, जैसे अभी ग्लोबल मार्केट के सिचुएशन हमें देखते हुए। तो सिंस अभी करंट लेवल्स पे लिया है तो थोड़ा सा ऊपर आते ही एग्जिट करा लीजिए और वहां पे आप फिर से एक सेलिंग पोजीशन बना लीजिए। तो मार्केट तो डाउन साइड ही दिखाई दे रहा है। तो नियर टर्म अगर आप आज के लिए रखना चाहते हो 395 तक आप रख सकते हो। ओवरऑल ट्रेंड अभी वैसे ही है, कमजोरी पर है क्योंकि इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज काफी कमजोर है। हालांकि बीच में कहा जाता है कि चाइना में भी थोड़ा बिजनेस एक्टिविटीज चालू हो गया, जैसे उनका कोविड-19 केसेस थोड़ा सा कम होना चालू हुआ था। बट ओवरऑल ग्लोबल सेंटिमेंट्स अभी भी वीक है, जिसकी वजह से मार्केट कॉपर प्राइसेस में मंदी देखने को मिलेगा। तो आप करंट लेवल से थोड़ा सा ऊपर एक शॉर्ट कवरिंग मिला तो आप थोड़ा सा प्रॉफिट भोगा के निकाल दीजिए, करीबन लाइक 398.25। तो 400 के लेवल पे आप एग्जिट करा लो, वही लेवल पे आप सेलिंग लेवल पे आ जाइए और 395 तक आप टारगेट रख सकते हो। ठीक है। अगला सवाल सूरज का है, यूपी से हैं। पूछिए सूरज जी।
रिव्यू क्या होना चाहिए सर, किस प्राइस पे बाई करें? हाँ जी। क्या क्या सवाल है आपका? सर चांदी के लिए सर लॉन्ग टर्म रिव्यू क्या होगा सर, किस प्राइस पे बाई करना भी ठीक रहेगा? ओके लॉ ओके, चांदी के लिए आप कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए कहां पर खरीदना चाहिए, बताइए सुनंद, लॉन्ग टर्म के लिए चांदी किस लेवल पर खरीदा जाए? फिलहाल देखा जाएगा तो लॉन्ग टर्म में भी अच्छा ट्रेंड अभी भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि द ओनली फैक्टर क्या है कि इंडस्ट्रियल डिमांड नहीं है सिल्वर मार्केट्स के लिए। तो ये जो तेजी हमें देखने को मिला, गोल्ड के साथ साथ तेजी देखने को मिलेगा। तो आप 43,000 के लेवल से खरीद लीजिए और ऊपर 44,000 जाने की उम्मीद है, बट थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा अगले हफ्ते तक, तब वहां पे आपको थोड़ा सा तेजी देखने को मिलेगा। तो 44,000 का टारगेट रख सकते हो, और अगर आप स्टॉप मेंटेन रखना चाहते हो तो 42,500 पे आप रख लीजिए। ठीक है, इस पर इस तरह का ट्रेड आप सिल्वर में लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हैं। 43,109 के आसपास है एमसीएक्स पर चांदी का भाव, मामूली बढ़ोतरी के साथ यहाँ पर ट्रेड हो रहा है। अगला सवाल अशोक जैन का है, एमपी से जुड़ रहे हैं, पूछिए जैन साहब। मैंने 140 में 2 लॉट एनजी और 130 में 2 लॉट एनजी प्लस किया हुआ है। 150 में 140 और 130। ओके 140 और 130, ठीक है। एनजी का क्या फ्यूचर अभी आप देख रहे हैं हिमांशु जी? मृत्युंजय जी देखिए, नेचुरल गैस बेसिकली एक बड़े ट्रेडिंग दायरे में है और फिलहाल 120 रुपए 122 रुपए पे जहां पर अभी करंटली कारोबार हो रहा है, ये इस ट्रेडिंग जोन का लोअर एंड है। मुझे लगता है कि फिलहाल अपनी ये पोजीशन में बने रह सकते हैं। 120 रुपए के नीचे का एक स्ट्रिक्ट क्लोजिंग बेसिस पर अपना स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और मुझे लगता है कि यहाँ से अगर यहाँ पर $1.5 पर इंटरनेशनल मार्केट में भी एक अच्छा सपोर्ट दिखता है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से एक रिबाउंड अगर देखने को मिलता है तो इनको इनके प्राइसेस वापस मिल सकते हैं। लेकिन अगर 120 रुपए के नीचे यहाँ पर इस कमोडिटी में क्लोजिंग होती है तो एक और बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, इसलिए 120 रुपए का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन किया जाए। ओके ठीक है, सवाल जवाब जारी है। हम आपको लगातार बता रहे हैं कि आपके लिए कहां पर ट्रेड करने का मौका बनेगा, और अगले कॉलर का रुख करें। लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल सुनंद आपसे ये होगा कि कल के मार्केट में एग्री मार्केट में कहां पर नजर रखनी चाहिए? बात अगर हम एग्री मार्केट्स करके लिए दो ऐसा कमोडिटीज जो अच्छे दिख रहे हैं, एक तो है कैस्टर सीड और दूसरा है जीरा। दोनों कमोडिटीज अच्छे दिखाई दे रहे हैं। कैस्टर सीड मुझे मंदी की तरफ दिखाई दे रहा है, तो 3670 के लेवल्स पे आप सेलिंग कर सकते हो। नियर टर्म पे टारगेट 3590 रख सकते हो। अगर आप स्टॉप मेंटेन रखना चाहते 3710। इसका यही खास वजह है कि इस बात को जो कैस्टर ऑयल का जो डिमांड है वो अप्रैल महीने में कम हुआ है, और सी रिपोर्ट्स के अनुसार बता रहे हैं कि करीबन 50% एक्सपोर्ट डिमांड ऑफ कैस्टर ऑयल कम हो सकता है, खासकर इंडस्ट्रियल डिमांड की वजह से, जिसके वजह से मार्केट में आने वाले दिनों में मंदी देखने को मिलेगा। दूसरा काउंटर जैसे मैंने कहा था जीरा है। जीरा तो अगर आप देखोगे कॉन्ट्रैक्ट्स दोनों बैकवर्डेशन में चल रहे हैं, और फिलहाल तो इतना क्रॉप डैमेज का रिपोर्ट्स कुछ आया नहीं है, और एक्सपोर्ट डिमांड का भी इतना कभी काफी सपोर्ट नहीं मिला है। तो अगर आप जीरा काउंटर में भी आप सेलिंग कर सकते हो। हालांकि ये काफी गिर चुका है ऑलरेडी आज, बट 13600 लेवल्स पे एक अच्छा फिर से शॉर्ट कवरिंग के बाद 13600 लेवल्स पे एक सेल में आ सकते हो। 13100 के लेवल्स पे आप टारगेट रख सकते हो। अगर आप स्टॉप मेंटेन करना चाहते हो 13850 पे आप रख सकते हो। ठीक है, ओके, तो ये रहा एग्री मार्केट पर आपकी कल के लिए। अगला सवाल है जिगर का, गुजरात से जुड़ रहे हैं, पूछिए जिगर। सर मैंने 45,700 पे एक गोल्ड सेल किया। ओके, गोल्ड में आपने सेल किया है। हिमांशु जी, क्या अभी सेल में गोल्ड में बने रहना ठीक रहेगा, या जिस तरह से मार्केट ने आज तेजी का रुख किया है ऐसे हालात में लॉस बुक कर लेना चाहिए? अभी गिरावट की संभावना नहीं दिख रही है आपको? मृत्युंजय जी, वैसे अगर ट्रेंड वाइज बात की जाए तो बिल्कुल यहाँ पर अभी जो ट्रेंड है वो तेजी का है, और बल्कि जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया था कि एक बड़ी तेजी भी यहाँ पर फिर से बनते हुए देखने को मिल सकती है। पर इनकी पर्टिकुलर सिचुएशन अगर पोजीशन की बात की जाए तो मुझे लगता है कि आज का जो हाई है 46,266 रुपए का, उसके ऊपर का ये स्टॉप लॉस अभी के लिए मेंटेन कर सकते हैं। अगर यहाँ से कोई डिप मिलता है वापस से 46,000 के आसपास, तो वहां पर अपनी पोजीशन को एग्जिट करें। ठीक है, ओके। अगला सवाल पवन का है, छत्तीसगढ़ से हैं, पूछिए पवन जी।
₹1000 तक जा सकती है क्या लॉन्ग टर्म में? सवाल दोहराएंगे अपना? सर चांदी सिल्वर जो है लॉन्ग टर्म में ₹50,000 तक जा सकती है क्या? अच्छा, चांदी 50,000 रुपए तक लॉन्ग टर्म में जा सकती है क्या? सुनंद, क्या व्यू है? आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म में 50,000 का लेवल बहुत मुश्किल नहीं होगा चांदी के लिए? फिलहाल तो मुश्किल तो नहीं दिखाई दे रहा है। ये इसका यही वजह सपोर्ट मिलेगा इंडस्ट्रियल डिमांड की वजह से। अगर रिवाइव हुआ या लॉकडाउन सिचुएशन सिर्फ इंडिया का बात नहीं और वर्ल्ड वाइड में भी लॉकडाउन सिचुएशन अगर ईज हुआ तो इंडस्ट्रियल डिमांड के साथ काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलेगा और फिर तो हम 50,000 हम देख सकते हैं। मैं इमीडिएट बेसिस पे नहीं बोल पाऊंगा बट ऑलमोस्ट 1.5 मंथ्स में हम देख पाएंगे जब थोड़ा सा लॉकडाउन सिचुएशन इंप्रूव होगा या फिर लॉकडाउन 4.0 पे कोई डेवलपमेंट्स आए कि कहाँ पे थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा तो उस बेसिस पे हम लॉन्ग टर्म बेसिस पे हम सिल्वर को 50,000 लेवल पे देख सकते हैं। ठीक है, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। आपकी पहली कॉल क्या होगी हिमांशु जी? मृत्युंजय जी, क्रूड ऑयल में बिकवाली की सलाह रहेगी। थोड़े लेवल्स चेंज करना चाहूंगा क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी गिरावट आ चुकी है। 2000-2020 पर कोई उछाल मिलता है तो वहां पर शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है और 1850 रुपए तक के टारगेट यहाँ पर ऑयल पे देखने को मिल सकते हैं। आपकी कॉल सुनंद? मेरी कॉल जीरा में ही रहेगा। 13,600 के लेवल्स पे आप सेल कर सकते हो। 13,100 पर आप टारगेट रख लीजिए और 13,850 तक आप स्टॉप लॉस मेंटेन रख लीजिए। आपकी आखिरी कॉल हिमांशु जी? कॉपर में बिकवाली की सलाह रहेगी 402 रुपए के आसपास। 403 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। 399 और 397 रुपए तक के टारगेट यहाँ पर आते हुए देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया हिमांशु जी आपका और सुनंद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कमोडिटी मार्केट में इस वक्त कहां पर कमाई का मौका बनेगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।